हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 की बात करेंगे। वो सारे सवाल आपके हम लेने वाले हैं जो आप पूछ रहे हैं कई बार और लगातार। जो एक एक सवाल लेंगे। अभी मुझे अचानक से एक चीज ध्यान आ गया, इसलिए मैं लिख लेता हूं एक एक सवाल बीपीएससी 71 के लिए। लेकिन एक और बात कि अभी लगातार बीपीएससी 70 की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। मेंस चूंकि नजदीक है, अकॉर्डिंग अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मेंस नजदीक है। देखते हैं हाईकोर्ट क्या करता है। तो अभी तो मेंस के लिए चल रहे हैं हम लोग, लेकिन बीपीएससी 71 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं मिला है, इसलिए आप बार बार कह रहे हो कि सर क्लास 71 का कब से स्टार्ट होगा। देखो 71 का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं विवेकानंद कोर्स, ये मेंस प्लस पीटी प्लस इंटरव्यू के लिए, यानी इंटरव्यू मेंस एंड पीटी के लिए है विवेकानंद का। विवेकानंद नाम से जो भी बैच अभी आ रहा है, आगे आएगा। जब भी विवेकानंद लगा होगा तो वो फाउंडेशन बैच ही होगा। और इस बैच का मतलब है कि बीपीएससी 71 के लिए हम लोग जो भी लेकर आएंगे, यानी एसए की क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, मेंटरशिप हो, जो कुछ भी आएगा वो सब इस विवेकानंद बैच वाले बच्चों को मिलेगा। यानी अगर इस एक बैच के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। विथ मेंटरशिप वो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप इसको ले लिया, इसका मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा एक और है। अब किसी को ये लगता है कि नहीं हमें सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है, तो ये प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रहार बैच लेके आए हैं। यहां पर भी खासियत ये है कि यदि प्रीलिम्स की प्रहार बैच के साथ जुड़ेंगे तो इस बैच में हम लोगों ने सब कुछ दे दिया है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज वो सारी चीजें इंक्लूड है प्रहार में, मेंटरशिप से लेकर सब कुछ है। इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सही क्या है, तो सबसे सही आपके लिए विवेकानंद बैच होगा, क्योंकि मुझे लगता है 20-25 या 30 हजार तक के कोर्सेज आपको यहाँ पे, अभी क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट 7-8 हजार रुपए के आसपास होगा। उसमें वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और पूरे एग्जाम तक ये वैलिड है। तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। 10 मार्च से क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। होली के कारण बीच में 2 दिन क्लास रुका था, फिर से अभी क्लास स्टार्ट हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आपके सवाल जो बीपीएससी 71 को लेकर हैं कि स्टार्ट कहां से करें, शुरू कहां से करें। पहला सवाल, शुरू कहां से करें। देखिए इसका जवाब क्या है मालूम है। जवाब थोड़ा सा चुभ जाएगा आपको, जवाब थोड़ा सा चुभेगा। यदि डरपोक हो, सिंपल है, अच्छे से समझ लो। डरपोक हो तो पीटी से स्टार्ट करो, और एकदम से नीडर हो और सब नीडर हो तब मेंस के साथ स्टार्ट कीजिए, और नीडर के साथ साथ समझदार भी हैं तब इंटरव्यू के साथ स्टार्ट कीजिए। अब बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को कई बार समझा चुके हैं, और दिक्कत यह है कि समझना ही नहीं चाहते हैं कुछ बच्चे, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लास्ट में यही हाल होता है, जैसा अभी बीपीएससी 70 को लेके हो रहा है। जिनका निकल गया अब वो करेंगे क्या। इतने कम समय में एग्जाम निकालना आसान तो होता नहीं है। आपके ऊपर भी बर्डन होता है, हमारे ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही तरीके से गाइड करें, एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी आपको, कि आपके जो एफर्ट है खास करके वो निराशा में नहीं बदले, वो सफलता में बदले। तो बेहतर ये होता है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना, आपको भी स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, हमें भी लेना पड़ रहा है। इन सबसे अच्छा क्या है कि अगर आप समझदार, आप डर रहे हो, तब तो अभी बहुत अच्छा समय है प्रीलिम्स की तैयारी करने का। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम एग्जाम निकालेंगे, या हिम्मत है कि नहीं हमें अच्छे से तैयारी करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप मेंस के साथ अप्लाई स्टार्ट कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं 100% हम इंटरव्यू तो देने ही वाले हैं और सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो बेहतर है इंटरव्यू के साथ तैयारी करना। क्योंकि देखो इसके इंटरव्यू की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी बहुत लंबा होता है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू तो 2 ही, एक तो पीसीएस और एक यूपीएससी, 2 ही तो इंटरव्यू लेता है, बाकी कोई इंटरव्यू नहीं लेता। इंटरव्यू यही 2 लेता है। हाँ, अदरवाइज जो डिफेंस है और वो सब है तो उनका फिर एक अलग लेवल का इंटरव्यू होता है। जो सामान्य इंटरव्यू है यूपीएससी और पीसीएस लेता है। यानी आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आप किस तरह से किसी चीज को डील कर सकते हैं, उन सब चीजों को देखने का जो नजरिया है वही इंटरव्यू होता है, और कुछ नहीं होता। और उसको डेवलप करने में समय लगता है। जिस तरह से अभी मेंस की तैयारी सही से नहीं की हो और हेडेक है हम लोग के लिए कि आपको मेंस के लिए तैयार करना है, उसी तरह से जब इंटरव्यू में आते हैं और कुछ नहीं आता पता, ठीक है, कुछ नहीं। अब एज ए स्टूडेंट है, घर में बैठे खाना बना के खाने वाले, इसको खाना बना के खाते हैं,
कोचिंग जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम दिया, निकाल लिया आपने। अब सवाल ये उठता है कि उनको एज ए ऑफिसर यानी डम्मी ऑफिसर तैयार करके भेजना इंटरव्यू के लिए क्या आसान है? एक लंबा प्रोसेस है। तो लंबा प्रोसेस को शॉर्टकट किया जाता है, जैसे मेंस में करके कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से क्वालिफाई कर जाए बच्चे। देखो, इसलिए कहा जाता है इंटरव्यू के साथ तैयारी करना, क्योंकि इंटरव्यू आपको क्या सिखाता है? इंटरव्यू आपको डिसिप्लिन सिखाता है, इंटरव्यू आपको संतुलित रहना सिखाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं ना, तो जब तैयारी करने लगो तो आपको बोलचाल का तरीका, गेस्चर, पोस्चर, इन सब पे आप काम करेंगे। इस पे काम करने से क्या होता है, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जब आप न्यूज़पेपर ही पढ़ोगे, किसी टॉपिक को देखोगे ना, तो आपको एक दिमाग में आएगा, अगर इसका जवाब देना हो तो फिर हम कैसे देंगे? तो आप उसके निगेटिव, पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो सारे एस्पेक्ट देखने के कारण क्या होता है कि एक ऐसा आदत आपका डेवलप हो जाएगा कि पढ़ाई के दौरान आप स्टार्टिंग से ही उसी अंदाज में चीजों को पढ़ने लगेंगे। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होगी, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होगी, और काफी अच्छे तरीके से चीजों को डिलीवर करेंगे तो मेंस का आंसर राइटिंग में फायदा हो जाएगा। काफी क्लियर और कंक्रीट रहेंगे तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स में काम आ जाएगा। तो ओवरऑल इंटरव्यू का अप्रोच डेवलप कीजिए। इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए एक गाइडेंस होता है। उस गाइडेंस में आप अपने आप को ठीक करते चले जाइएगा, छोटी छोटी आदतें ठीक होती रहेगी। वो एक अलग प्रोसेस है, और वहां से इस मेंस कम प्री में आप आ जाइए। ठीक है? अब मेंस मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मेंस में आपकी लड़ाई जो होती है वो क्रीम बच्चों के साथ होती है। प्रीलिम्स में तो भीड़ है, प्रीलिम्स तो भीड़ है। प्रीलिम्स में तो 70% बच्चे तो वैसे ही फॉर्म भर देते हैं, वो जो आपसे आपके कंपटीशन में ही नहीं है। तो जो कि प्रीलिम्स में रिजल्ट काफी ज्यादा आता है, इसीलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है वहां तो टकराना है ना आपसे। जिनका सिलेक्शन होता है, जो भीड़ से छट के आते हैं, अब उनसे आपकी लड़ाई है। तो असली लड़ाई तो मेंस में है, असली लड़ाई मेंस में। ये अलग बात है कि मेंस में ही 50% बच्चों से लड़ाई है, वहां पे भी 50%, लेकिन 50% कौन है? जो क्रीम बच्चे हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटी है, उनके साथ आपकी लड़ाई है। तो 50% बच्चों के साथ जो आप लड़ाई कर रहे हैं, वो क्या इतना आसान है? नहीं, उसमें समय लगता है। देखिए, आप में अगर किसी के दिमाग में ये अगर चल रहा होगा, किसी भी एक भी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेंस एग्जाम आसान है, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता इसीलिए मेरा मेंस रुक जा रहा है, हम तो मेंस निकाल लेते, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसका मतलब अभी इतना मैच्योर नहीं हुए हैं, मेंस में जाके फिर फंसोगे। मेंस में जाके फिर से फंसेंगे आप, नहीं बचा सकता कोई। ये अप्रोच निकाल दीजिए कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस हो जाएगा, मेंस तो हम लिख ही देंगे। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि मेंस हर हाल में प्रीलिम्स से भारी है। प्रीलिम्स जब तक आपका नहीं निकलता है, जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं है, तभी तक प्रीलिम्स भारी है। अदरवाइज फिर प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई ऐसे डेरोगेटरी शब्द का यूज करते हैं बच्चे प्रीलिम्स को लेकर, और वो सक्सेसफुल भी हैं। मतलब उनके लिए प्रीलिम्स क्या मैं बोलूं, मैंने उनके लिए प्रीलिम्स चावल दाल खाने के बराबर। उनका ये कहना है, अच्छे शब्दों के साथ मैं बता रहा हूं, तो उनके लिए चावल दाल खाने के समान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस उनका कहना है प्रीलिम्स ही तो है, चावल दाल खाने के जैसा है। एक्चुअली में है, वो एक्चुअली में, लेकिन ये चीज मेंस में नहीं होता। लेकिन वही स्टूडेंट मेंस के लिए नहीं कहता है, क्योंकि मेंस में लड़ाई है। तो आप समझिए गंभीरता को। वो छात्र जो ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुका है, मेंस दे रहा है, कई बार इंटरव्यू भी दिया, उसको भी लगता है नहीं मेंस कुछ है। तो मेंस कुछ है, समय मांगता है आपकी फिनिशिंग में, आपके एस्से के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो इसके कंटेंट है उसको समझ के लिखने के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चीजों को समझने के लिए यहां पे समय लगता है। और मेंस की जब आप तैयारी करते हैं, मैंने कई बार कहा है, मेंस की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको 100% चाहिए ना, तो जो मेंस का हिस्सा है वो 70% है। मेंस का जो हिस्सा है, कोई कलर इसमें नहीं आएगा। मेंस का जो हिस्सा है, आप अगर ऐसे लेके चलो तो ये मेंस है 70%, और ये पीटी है कितना 30%। और अगर और हम जाए ना, तो मैं ये कहूंगा कि लगभग 80% आपका मेंस है और 20% ही आपका पीटी है। क्योंकि अगर मेंस के लिए किसी चीज को पढ़ते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी चीज को पढ़ते हैं, उसके अंदर आप फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। और मैंने इसके पहले एक बार समझाया था कि यदि ये एग है, इसको एक प्लेट में रख दो तो लुढ़केगा, लेकिन इसी एग को आप एग के ट्रे में रखिए, ठीक है, इसी को एक ट्रे में रखिए,
तो ये बहुत अच्छे से रहेगा। फिर इसके ऊपर भी रख सकते हैं आप, तो एक ट्रे के अंदर बहुत अच्छा रहेगा ना। मेंस आपके उसी एक ट्रे का काम करता है जो आपके प्रीलिम्स के फैक्ट को बहुत अच्छे से अरेंज कर देता है, बहुत अच्छे से उसको समेट देता है, सहेज लेता है और बहुत अच्छे से सजा देता है। दैट इज मेंस। और इसको आप किसी भी स्थिति में अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो आपके अंदर कमी है, कर रहे हैं तो आपके अंदर कमी है। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए। और जब आप पढ़ लेते हो तो हार्डली 15, मैं फिर से कम कर दूंगा, 15 to 20% ही वो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो एक्सक्लूसिवली आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। अदरवाइज आपकी कहानी यही समाप्त हो जाती है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा वो आप सोच नहीं सकते हैं। प्रीलिम्स क्यों रुकता है? प्रीलिम्स क्यों रुकता है? सवाल ये है प्रीलिम्स क्यों रुकता है? इसको अलग क्वेश्चन ले लें, इसको हटाते हैं। ओके, सवाल है कि प्रीलिम्स क्यों रुकता है, ये भी है ना। देखो, पीटी रुकने के पीछे आपके नॉलेज का कोई रोल नहीं है खास। प्रीलिम्स रुकने के पीछे नॉलेज का कोई रोल नहीं है। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स रुक गया, ऐसे बच्चों का रुक गया जिनका यूपीएससी अदर एग्जाम बहुत अच्छे से निकलता है। लिटरली आपको क्या लगता है सिर्फ क्वेश्चन लेवल का अंतर है उसके कारण ऐसा हुआ है? सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का अंतर है क्या, उसी के कारण हुआ है? वही बच्चे यूपीपीएससी का एग्जाम भी निकालें, हमारे ये स्टूडेंट हैं यूपीपीएससी का मेंस देने वाले हैं, बिहार नहीं निकला। यूपीएससी देने वाले, उनका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला, ठीक है। इट मींस क्या, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल रहा है, यूपीपीएससी का निकल रहा है, बीपीएससी का क्यों नहीं निकला? पहले उनको भी गलतफहमी थी कि क्वेश्चन का स्तर बहुत नीचे कर दिया गया था। बट क्या सिर्फ यही कारण था? और अगर ये कारण है तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता प्रॉपर तरीके से, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको लेकर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, लेकिन जस्टिफाई इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन का नहीं हुआ, जो हमारे संपर्क में है, हमने उनको एक बार बस इतना ही कहा, अब रूम में बैठ के इस पेपर को करो। अभी तक क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसके बाद आप तो परेशान हैं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं किया है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा तो पढ़ा नहीं कि आपको एक कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाए, राइट। जब आपने पढ़ा नहीं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि आप जिस नॉलेज के साथ उस समय पेपर दिए थे उसी नॉलेज के साथ अभी भी दे रहे हो पेपर रूम में बैठ के। एक बार बना के देखो तो बन रहा है कि नहीं। जब उसने बनाया तो कट ऑफ से जो कट ऑफ आया उससे बहुत अधिक सही हो गया। तो जो कट ऑफ से बहुत अधिक स्कोर गया, क्या इसके पीछे क्या कारण था? कुछ ऐसा तो नहीं था, सिर्फ इतना ही कारण था ना कि माहौल अलग था, इतना ही था ना कि रूम के अंदर बैठ के बना रहे थे। नॉलेज के लेवल पे ऐसा कुछ भी बीच में नहीं पढ़ा गया। इवन फ्रस्ट्रेशन में और नॉलेज में कमी ही आ गई होगी, थोड़ी बहुत, बढ़ा तो नहीं होगा। पेपर हाथ में आया, सॉल्व किया गया, और ऐसे स्टूडेंट भी थे, ऐसा नहीं है, जिन्होंने उसके बाद देखा ही नहीं फ्रस्ट्रेशन में और उन्होंने आंसर को एक बार मिला लिया होगा, जो भी होगा, मिलाया नहीं मिलाया मुझे नहीं पता, तो उसके बाद उन्होंने बनाया। और मैंने उनको ये कहा था कि आप अच्छे से देखिए कि क्या जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया है ये गलत करने लायक है आपके नॉलेज के बेस पर। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं सर, कट ऑफ से बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा है, हमने ये गलतियां की, ये हम मतलब जो गलतियां हुई है उसके कारण वो सवाल गलत हुआ है। ऐसा नहीं था कि सवाल गलत था। तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपकी जो आदत है, आपका जो डर है, उसका बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, ठीक है। ये उस अंदर में 2 घंटे का जो है ना खेल, वो पूरे खेल को बिगाड़ देता है। इस डर से हम लोग आप लोग को निकालने और बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आप वहां पे नहीं फंस जाओ। लेकिन हल्के में बहुत ले लेना, कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चंस के लेवल में हम यही सोच के चले कि नेक्स्ट लेवल का आएगा तभी हम सही करेंगे। जब क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाता है तब भी नहीं बनता, आसान आ जाता है तब भी नहीं बनता। हमें हर तरीके से तैयार रखना है क्योंकि आयोग कभी भी चकमा दे सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए एक अलग अप्रोच, एक अलग टेम्परामेंट की जरूरत होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो रहा प्रीलिम्स को लेकर। तो शुरुआत कहां से करें हमने आपको समझा दिया।
अब शुरुआत करने के बाद एक और बात यहां पे आता है, और वो बात ये आता है कि शुरुआत करने के बाद दूसरा सवाल कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा कि क्या खुद से पढ़े या किसी भी क्लास में जाए, यही है ना, इतना ही है। खुद से पढ़े, सेल्फ स्टडी करें या कहां से करें, उसके बाद स्टडी मटेरियल पे भी आएंगे। देखिए अब यहां खुद से पढ़े का जहां तक बात है, एक बात बताइए, खुद से क्यों पढ़े, इसका जवाब होना चाहिए। यदि आप खुद से इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप बहुत मजबूर हैं कि आप 1000 रुपए, 2000, 10,000 रुपए आप किसी संस्थान में नहीं दे सकते, है ही नहीं, अब है ही नहीं तो कोई उपाय नहीं है, वहां सवाल ही नहीं बनता। ये जहां आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है वहां कोई सवाल नहीं बनता। सवाल तब भी बन जाएगा बट अभी नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प नहीं है। तो खुद से पढ़ना है तो बस काम ही खत्म हो गया, खुद से ही पढ़ना है। लेकिन यदि आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके पास संसाधन है और आप वो एफोर्ड कर सकते हैं, फिर खुद से क्यों पढ़ें, बताइए। इसका एक जवाब दे दो, खुद से क्यों पढ़ें। इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको अभी समझ नहीं है कि हमें इस इतनी बड़ी लड़ाई में हमारे साथ एक गुरु का होना, एक गाइड का होना, एक मेंटर का होना क्यों जरूरी है। ये इसका सवाल का जवाब ही नहीं है। मेंटर हमारे पास क्यों होने चाहिए, इसका जवाब इसलिए नहीं है कि आपने अभी खुद को एनालाइज नहीं किया और आपने चीजों को बारीकी से नहीं देखी है, यानी अभी वो डेप्थ नहीं आया है। और एक जो कुछ ऐसे लाइन मार्केट में चलता है जिसके कारण जो नए बच्चे वो ट्रैप में फंस जाते हैं, और स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेज होता है ना, वो बहुत ही स्पार्किंग होता है, 1-2 साल 3 साल वो बर्बाद हो जाता है। कैसे होता है, एक लाइन है, आपने कभी अपना एग्जाम निकाला है जो आप दूसरे को पढ़ाएंगे। कोचिंग में मत पढ़ना, एकदम बेकार है, पैसा डूब जाता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपने से खुद से पढ़ो, उसने खुद से निकाला है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड है वो बोल देंगे हमने खुद से निकाला है, हमने ये किताबें पढ़ी, वो किताबें पढ़ी। ये सारे वो लाइन है जो नए बच्चों पे लगता है कि अरे खुद से हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो या लड़ाई हो, हर जगह पे ट्रेनर होता है। जिम में जाइए, छोटा सा इक्विपमेंट्स है, आपको नहीं पता डिप्स कैसे मारा जाता है, आपको नहीं पता वेट कैसे उठाया जाता है, लेकिन वहां भी ट्रेनर होता है छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए। आप सोचिए उतना आसान, जैसे आप अगर नॉर्मल जिम करने जाते हैं, वहां पे ट्रेनर की क्या जरूरत है, आप तो पता है मसल कैसे बनेगा, आपको पता ही डंबल उठाना है। लेकिन वहां भी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। वहां ट्रेनर की जरूरत पड़ रही है। अभिनव बिंद्रा को पढ़ रहा था, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को पढ़ा, साइना नेहवाल को पढ़ा। आप सोचिए, आपको इतनी बड़ी लड़ाई में ट्रेनर नहीं चाहिए, गाइड नहीं चाहिए, और आप क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इसलिए कि लोगों ने ऐसा कह दिया तो हम नहीं करते। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमने कोचिंग किया, हमने क्लास लिया, हमने मेंटरशिप लिया, जो ये कह रहे हैं उनका क्या? आप सोचो कि जो ये बात कर रहे हैं उनका क्या? उनको आपने छोड़ दिया क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर का था वो। अगर आपके पास रिसोर्स है और आपकी क्षमता है तो आपको टीचर्स या गाइड या मेंटर्स के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस बारीकी को सीखने में उनको 15-20 साल लगा है, उसको किसी भी स्थिति में आप 6 से 1 साल में नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस को, आप अगर एक्टिव हैं तो अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपके 5 साल के एफर्ट को वो 1 साल में सक्सेस में बदल सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। होपफुली कि आप इन बात को बहुत गंभीरता से समझ रहे होंगे जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये चाहिए, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके बड़े कोई जान पहचान वाले हैं उनको भी आप कर लिए, ऐसा नहीं कि ये पेड ही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि सही गाइड करने वाले, सही समझाने वाले आपके कोई बड़े भाई हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके दोस्त के भाई हैं, कोई भी है, बहन है, जो भी है, जो सिलेक्शन ले चुकी है या जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस लीजिए ना। कहने का मतलब यही है। लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। आप 6 महीने साल भर में इतना तुर्रम खां नहीं हो सकते कि किसी के 20 साल के एक्सपीरियंस को ऐसे ही बीट कर दो। और अगर ये टेंडेंसी दिमाग में है तो कहीं ना कहीं आपका आगे का 2-3-4 साल बर्बाद होने वाला है। यहां से बचिए। क्लास कर सकते हैं, कहीं पे भी करना भी चाहिए, क्यों नहीं करें ये बताओ, क्यों नहीं करें इसका एक जवाब दीजिए। आपको जो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता। आपको अगर लगता है कि ये सही पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली आपको चीजों को समेट के तो एक साथ दे रहा है ना।
आपको नोट्स एक साथ समेट के दे रहा है ना, आपके काम को आसान कर रहा है ना। आपको नहीं लगता कि 4 साल लगा के हम 4 साल का समय बर्बाद करें, उतना स्ट्रेस ले, उतना परेशान हो। अगर आप पैशनेट हैं तो फिर हम, अगर वो हमको कोई करके दे रहा है, उसके बदले कुछ पैसे ले रहा है, तो वो सस्ता सौदा है ना, वो महंगा सौदा नहीं है। तब आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि सर सब बच्चे तो नहीं करते, सब बच्चे क्यों नहीं पास कर जाते, ऐसा है तो यहां पे ध्यान रखिए कि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बच्चे पास नहीं करेंगे। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब स्टूडेंट एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? मैंने कई बार आपको कहा है ना कि हमारे यहां बच्चे पैसे दे देते हैं, पूरा पे है, एक बार नहीं पूछते हैं, और 10 बार जिद करो, आंसर राइटिंग फीडबैक लेने की बात होती है, फरार, भागे हुए। ठीक है, नहीं, अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट है प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन टेस्ट नहीं देना। नहीं सर अभी पढ़े नहीं है, क्यों? क्योंकि स्कोर पता चल जाएगा हमें। अरे हमें पता चलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप सीखोगे ही ना, आपकी बेइज्जती भी होगी तो हमारे पास होगी, हम तो बताने नहीं जाएंगे बाद में कि अरे इसने ऐसे ऐसे किया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इसकी जरूरत है और आपको उन हर चीज का सपोर्ट लेना चाहिए जो आपके एग्जाम में इतना भी मदद करता हो, क्योंकि कब काम क्या आ जाए पता नहीं चलता। हमारे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो आपकी बात याद आ जाती है, राइट? जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका फैक्ट याद आ जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे मालूम फंसने लगते हैं, तो लगता है कि नहीं सर ने यहां पे रोका था, कुछ ऐसा बताया था, ये आंसर होगा। ये होता है क्लास की खूबी, ये जहां पे भी आप जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा, संसाधन क्या हो? संसाधन, रिसोर्सेज, एकदम हिंदी में हम बता रहे हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकता है? बुक्स हो सकता है, नोट्स हो सकता है, क्लासेस हो सकता है। तो क्लासेस तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, बुक्स और नोट्स। देखिए, किताब और नोट्स दोनों होना चाहिए। कोई भी संस्थान अगर आपको यह कहता है, अगर समय है तो, अगर समय नहीं, जैसे अभी हमारे पास कोई आएगा वो कहेगा सर नोट्स से हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा, नोट्स से कैसे नहीं होगा। लेकिन यही स्टूडेंट अगर 71 के लिए आएगा तो हम कहेंगे नहीं, नोट्स से नहीं होगा। नोट्स से होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं होगा, आपको किताब भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट का मिनिमम कम से कम 1 और मैक्सिमम 2, ठीक है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। नोट्स मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा एक किताब की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज 1 से 2 किताब, नोट्स 1 से 2, कुछ एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स जो ऑलरेडी हम बता रखे हैं, वहां पे आप उसको ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट में हम आपको किताबों का नाम बता देते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, राजीव बहिर की किताब आधुनिक भारत, बिपिन चंद्रा ले सकते हैं। इसके अलावा एसके पांडे ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले एसके पांडे पे जा सकते हैं। बिपिन चंद्रा और राजीव बहिर की किताब सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ नहीं। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट मिडावल के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, काफी है। एनसीईआरटी के साथ आपको मॉडर्न और मिडावल के लिए लुसेंट को भी फॉलो करना है। लुसेंट जैसी भी एक किताब आपके पास होनी चाहिए, तो लुसेंट हो गया उधर। अब ज्योग्राफी में आइए तो महेश मनवाल, एक एटलस जो आपको मन करे उठा लीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी लगता है एटलस ले लीजिए। साथ में एनसीईआरटी 11th एंड 12th का पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी का, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसके बाद, ठीक है, वहां पे एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए सबको पता है एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए आजकल एक मैग्रो हिल का, टाटा मैग्रो हिल का एक बुक आया है, पतली सी किताब है जिसमें उनके टर्म्स बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो वो आप ले सकते हैं। हिंदी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में है, वो कर सकते हैं। इसके साथ प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, अच्छी किताब है, ले सकते हैं। इसके बाद और क्या है इकोनॉमिक्स के लिए सप्लीमेंट्री, वो हाँ एनसीईआरटी भूल गया था ना, 11th का एनसीईआरटी वो पढ़ लो। इतना कर लोगे ना, और कोई एक किताब जो आपको अच्छा लगता है वो एक किताब, तो आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये हो गया इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जो है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब साइंस के लिए एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया अरिहंत का पढ़ लीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल के लिए कोई भी 2 किताबें काफी है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 ईयरली मैगजीन या 1 मैगजीन मंथली फॉलो करो, लास्ट में 1 ईयरली ले लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी हम तो हैं ही हैं नोट्स के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो हो जाएगा। अब 1-2 कोई सब्जेक्ट बचा होगा तो बता देना, कमेंट कर दिया जाएगा उसको लेकर। तो यहां से आप अगर इसका यूज करेंगे, क्लास की बात हो गई, यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो क्लास भी ऐसे ज्वाइन करना है ना, देखो ये यहाँ पे
क्लास आपका ना 1 घंटे 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? 1-1.5 घंटे 2 घंटा तो हार्डली, 2 घंटे से ऊपर अगर क्लास हो रहा है ना तो आपके काम का नहीं है, ये तो गारंटी है। बहुत रेयर क्लासेस होंगे ऐसे जो 2 घंटे से ऊपर की जरूरत है, अदरवाइज वो बहुत काम का नहीं है। देखो कई बार ऐसा हो रहा है कि क्लास के अंदर लिखाया जा रहा है, जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं है 10th के 9th के बच्चे नहीं कि क्लास के अंदर आप एक एक चीज लिखो। नोट्स समझा देना इतना ही काम है, टाइम सेव करना जरूरी है। नहीं तो कह तो रहा हूं कि पहला साल बहुत क्रूशियल होता है, आप पहले साल को खराब कर दोगे तो आपकी कहानी खराब हो जाएगी, यानी आप एग्जाम फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी संभावना कम, क्योंकि स्टार्टिंग का पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही तय करता है आपकी डेस्टिनी कि आप जल्दी एग्जाम निकालेंगे या लंबे समय के बाद वापस चले जाएंगे। तो ये है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ और सवाल है, जैसे पहले इसको हम घेरने दो, चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जब आपने देख लिया कहाँ से पढ़े, खुद से पढ़े या नहीं, रिसोर्सेज हमने बुक लिस्ट ये सब बता दिया। अब यहाँ पे जो एक चीज मैटर करता है वो करता है कि आपका रूटीन क्या हो। देखिए रूटीन को लेकर बड़ा ही बहुत ही दिक्कत है, वो ये कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ अलग सोचते हैं, हमारा दिनचर्या कुछ अलग हो चुका है। इसके कारण आज भी मैं बात सुनता हूं सुबह लेट से उठने के कारण, आज भी मुझे डांट लगता है सुबह लेट से उठने के कारण, बहुत अच्छा खासा डांट लगता है। अच्छा लगता है कि डांट तो लग रहा है, कौन डांटेगा वैसे, है ना? तो रूटीन, देखिए रूटीन में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक चीज ध्यान हमेशा रखना कि मिनिमम 2 घंटे आपको डेली पढ़ना है, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे जो हो जाए, एकदम वर्स्ट कंडीशन छोड़ दीजिए जो आप भी समझ रहे हैं, अदरवाइज कम से कम 2 घंटे आपको डेली पढ़ना, ये आपका प्राइमरी रूटीन होना चाहिए। उसके बाद जो आप रूटीन बनाए, रूटीन कैसे बनाए ये हम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रूटीन आपका 4 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो, भले आप 16 घंटा पढ़े, फर्क नहीं पड़ता। रूटीन आपका डेली 2 घंटा कंपलसरी, 4 से 6 घंटे की डेली रूटीन होनी चाहिए, उसको फॉलो कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अहम है, और ये इसको 6 घंटे से ऊपर जीवन में कभी रूटीन बनाना ही मत, क्योंकि वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर फेल करेगा, और फेल होने की गारंटी है वहां पे, अगर वो कर गया तो फिर आप गए, फिर कोई नहीं बचाएगा। तो बेहतर ये है कि 4 से 6 घंटे का रूटीन जरूर बनाओ, लेकिन उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़िए, और इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप होगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको बीपीएससी 71 के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कुछ है तो बताओ, छोटी छोटी बातें तो हम आपके साथ हमेशा करते ही रहते हैं, बड़ी बड़ी बातों में यही सब था। इसके साथ बीपीएससी 71 को लेकर अप्रोच कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके से आपको तैयार करेंगे, और पूरी तरह से तैयार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हमारा कोशिश ये होगा कि इसी अटेम्प्ट में आप एग्जाम निकाल लो, बस जरूरत है आपके भरपूर साथ की, और इसके साथ साथ जो कहा जाए उसको फॉलो कर लीजिए। क्लियर? क्योंकि अभी आपको पता है जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं हमारे संस्थान से, उनके गार्जियन तक का कॉल आता है मेरे पास, और वो कहते हैं कि सर अगर आप नहीं होते ना तो ये करता नहीं, क्योंकि जहां जहां ये क्लास किया सर पढ़ा दिए, छोड़ दिए, इसका पढ़ो नहीं पढ़ो ये वो, और हम तो रपेट के देते हैं अच्छे से क्लास में। तो रपेटने के कारण क्या होता है कि उसको करना पड़ता है, जाएगा कहाँ बच के, तो उस चक्कर में उसको टास्क भी पूरा करना है, डांट भी लग रहा है, डांट सब सुन भी रहा है उसके घर वाला, तो बचेगा कहाँ से? तो उसके कारण एक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जरूरी होता है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। तो आपको अगर लगता है तो आप हमारे साथ भी जुड़ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।